हाँ जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक्सेल शीट कैसे बनाई। इसका नाम रखा है मैंने गोल्ड रिटर्न्स, एज इफ़ कि ये कोई मूवी है। पहले आई थी गोल्ड और अब आई है गोल्ड रिटर्न्स। इनफ जोक्स। तो मैंने 6 तरीक़ों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया है उसका डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने अज्यूम किया है कि आपने एसजीबी ख़रीदा था जुलाई 2016 के इशू में, जो इशू चला था 18 से 22 तारीख तक। तो 18 से 22 तारीख के बीच में आपने अप्लाई किया था, तो वो आपको उस समय एसजीबी पड़ा होगा 3119 रुपीज़ पर एसजीबी पर ग्राम। बट इसमें आपको 50 रुपये का डिस्काउंट भी है क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो 50 रुपये का डिस्काउंट लगाने के बाद ये 3069 रुपीज़ में आपको पड़ना चाहिए। एसजीबी का रिडेम्पशन मैंने अज्यूम किया है, ये 26 मई को रिडीम नहीं हुआ था, बट मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि अगर ये 26 मई को रिडीम होता तो आपको कितना रुपया मिलता पर एसजीबी, और वो कैलकुलेट मैंने हवा में नहीं किया है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो भी डेट पे वो एसजीबी रिडीम हो रहा है उससे पिछले हफ्ते के मंडे टू फ्राइडे के जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उनका सिंपल एवरेज लगाओगे, वो एवरेज प्राइस पर हम आपका एसजीबी रिडीम करेंगे। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। 26 में से पहले जो मंडे टू फ्राइडे के 5 दिन है उसका प्राइस का एवरेज लगा के ये लिखा है। उसके बाद निपॉन म्यूचुअल फंड में मैंने 20 जुलाई 2016 का एनएवी लिखा है। ये 20 जुलाई का एग्जैक्ट एनएवी नहीं है, 18 से 20 जुलाई जो जिस विंडो में एसजीबी ओपन था उन 5 दिन का मैंने एनएवी उठाया। उन 5 में से 3 दिन तक एनएवी 13.63 ही था, तो मैंने 13.63 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 26 मई का जो एनएवी था वो था 20.07। गोल्ड, असली गोल्ड का जो प्राइस है वो 20 जुलाई को आपका रहा था 3119.8 3199.8, एंड जो गोल्ड का प्राइस 26 मई को जो रिडीम करते वक्त रहेगा वो है 5011 एज़ पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। एंड मैंने ये डिसाइड करा है कि एक एसजीबी का जो दाम मुझे पड़ रहा है सबसे सस्ता 50 रुपये डिस्काउंट मारने के बाद, उसके हिसाब से मैं 10 एसजीबी का अमाउंट यानी 30,690 रुपये ही हर टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट में लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास 30,690 रुपये है, वही मैं सब में लगा रहा हूँ। वैसे तो मुझे कायदे से 50 रुपये का डिस्काउंट सिर्फ एसजीबी में डालना चाहिए था, बट ऐसा मान लेते हैं कि मैंने 50 रुपये का डिस्काउंट सब में लगा दिया है, तो भी रिटर्न्स में आपको क्लियरली बहुत वास्ट डिफरेंस दिख जाएगा। बट हाँ, मुझे अभी अभी स्ट्राइक हो रहा है कि मुझे सिर्फ एसजीबी में डिस्काउंट लगाना चाहिए था, बाकियों में डिस्काउंट मिलता ही नहीं है तो क्यों लगाया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मैंने मेकिंग चार्ज लगाया। मेकिंग चार्ज गोल्ड कॉइन पे मैंने तनिष्क की वेबसाइट पर देखा तो 7% के आसपास का मेकिंग चार्ज है। फिर मेकिंग चार्ज तनिष्क की वेबसाइट पर ही ईयरिंग का देखा तो मुझे 29% का वॉपिंग मेकिंग चार्ज दिखा, तो वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिजिकल पीस पे आप अगर डायरेक्ट मतलब गोल्ड का टुकड़ा ले रहे हो तो आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों का कि हम गोल्ड कॉइन लेंगे तो मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। गोल्ड कॉइन में बिल्कुल आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल गोल्ड, उसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, इन दोनों में तो वैसे भी नहीं है। उसके बाद जीएसटी आपका गोल्ड के बाइंग प्राइस प्लस मेकिंग चार्ज दोनों पे लगता है 3% की रेट से। तो यहाँ पर मैंने एक्यूरेट अमाउंट में जीएसटी कैलकुलेट करके लिखा है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर पड़ी फिजिकल गोल्ड कॉइन खरीदने की इतना, गोल्ड ईयरिंग खरीदने की सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ी, गोल्ड पीस खरीदना और डिजिटल गोल्ड खरीदना बराबर पड़ा मुझे इस केस में। एसजीबी काफ़ी सस्ता पड़ा और निपॉन गोल्ड फंड भी काफ़ी सस्ता पड़ा क्योंकि जीएसटी का कंपोनेंट और मेकिंग चार्ज दोनों ही यहाँ पर मुझे नहीं पे करने पड़े। तो ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया जो मेरी जेब से लगा ये गोल्ड, इन टाइप्स ऑफ गोल्ड को खरीदने के लिए। उसके बाद आती है 26 मई की डेट जहाँ पर हम गोल्ड अपना रिडीम करने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रहा है, म्यूट कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो वैल्यू यहाँ पर 26 मई को मैंने डेट यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि वो भी आईआरआर कैलकुलेट करने में बहुत ज़रूरी होती है। तो आप एक बार के लिए इसको, इन डेट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया है। तो वैल्यू जो गोल्ड प्राइस रहेगा, भाई जितना भी ग्राम मेरे पास गोल्ड आया उसके अकॉर्डिंग पर ग्राम का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस मैंने यहाँ पर लिखा है 48061 मेरा होल्डिंग का वैल्यू होगा। सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी इस वाली होल्डिंग की वैल्यू नहीं, इस वाली होल्डिंग की वैल्यू। बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा वो ये गिना जाएगा क्योंकि मेरी जेब से इतना पैसा जा रहा है। उसके बाद एसजीबी, अब एसजीबी रियल गोल्ड प्राइसेस पे नहीं चलता, एसजीबी चलता है पिछले हफ्ते के मंडे टू फ्राइडे के गोल्ड प्राइसेस के एवरेज का। तो वो एवरेज है ये 4836। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जिस दिन आपका एसजीबी मैच्योर हो रहा है उस दिन का गोल्ड प्राइस उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, तो ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि एसजीबी आपको उस दिन के गोल्ड प्राइसेस पर रिडीम नहीं कर रहा,
पिछले हफ्ते के 5 दिन के एवरेज गोल्ड प्राइसेस पर रिडीम कर रहे हैं, और अब तो 5 दिन भी नहीं है, अभी जो नई बॉन्ड्स आ रहे हैं वो लास्ट के 3 दिन के गोल्ड प्राइसेस पे है, और वो भी एक पिछले हफ्ते नहीं, जो उससे प्रीसीडिंग लास्ट 3 दिन है उसके गोल्ड प्राइसेस पर आपको उसके एवरेज प्राइस पर आपको रिडीम करने का मौका दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर एसजीबी का रिडेम्पशन प्राइस असली गोल्ड के प्राइस से थोड़ा कम है तो भी यहाँ पर एसजीबी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है और बाकी हमारे गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू कम क्यों है। तो उस पर आपको ध्यान ये देना है कि ये अमाउंट डाल के मुझे टोटल 10 ग्राम का एसजीबी मिला था, बट ये अमाउंट डाल के मुझे टोटल 10 ग्राम का गोल्ड नहीं मिला है। ये अमाउंट मैंने अगर गोल्ड की प्राइस से डिवाइड किया इस वाली प्राइस से तो टोटल 10 ग्राम का गोल्ड नहीं आएगा, 10 से कम ग्राम का गोल्ड आएगा, और उतने ही ग्राम के गोल्ड को मुझे गोल्ड के नई प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके मुझे ये अमाउंट आएगा। तो पर ग्राम का गोल्ड प्राइस ज़्यादा है, बट इन सारे तरीकों में मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ही गोल्ड की कम मिली है, और एसजीबी में मुझे गोल्ड की क्वांटिटी प्रॉपर 10 ग्राम मिली है। और जो लास्ट में निपॉन गोल्ड फंड है उसका मैंने 26 मई का एनएवी के हिसाब से अपनी होल्डिंग वैल्यू निकाल ली। अगर आज मैं 26 मई को इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करता हूँ तो इतना पैसा मुझे मिलेगा। इसके अंदर 2 चीज़ें एडजस्ट हो गई, एक्सपेंस रेशो एडजस्ट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस रेशो आपका वैसे भी डेली बेसिस पर कटता है, तो जो आपकी एनएवी आपको दिखाई दे रही होती है फंड की वो एक्सपेंस रेशो काटने के बाद ही है। और जो कैश होल्डिंग भी है म्यूचुअल फंड की, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो कैश होल्डिंग के भी बाद में जो एडजस्टेड एनएवी होती है वो आपको दिखाई दे रही होती है फाइनली। तो अगर हम एनएवी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनएवी पर ही रिडीम कर रहे हैं, यानी इसके बीच में जो चार्जेस थे वो कट गए। उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 2.5% पर एनम, जो किसी भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा सिवाय एसजीबी। और ये भी एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, एक्यूरेट अमाउंट मैंने साइड में अलग से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, क्योंकि आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए मुझे हर डेट पे ये वाला यहाँ पर लिखना है। मुझे आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट मैंने आपको बोला हर 6-6 महीने में एक बार रिसीव होगा। तो कुछ ये वाला इंटरेस्ट मुझे 2017 में रिसीव हो रहा है, ये वाला इंटरेस्ट मुझे 2018 में रिसीव हो रहा है, ये वाला 19 में रिसीव हो रहा है। तो उसके हिसाब से एक्यूरेट आईआरआर निकालने के लिए वो कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, बट मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए लिख दिया कि आपको इसके साथ ये वाला अमाउंट भी मिला होगा पूरे ड्यूरेशन में, तो एसजीबी का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद एग्जिट लोड या फिर स्प्रेड मैंने आपको वीडियो में बताया था 3 से 5% का आपको देना पड़ सकता है। गोल्ड कॉइन के केस में और ईयरिंग के केस में तो बिल्कुल देना पड़ जाएगा आपको, बट हो सकता है फिजिकल गोल्ड जो कि आपका गोल्ड का पीस है उसके केस में ना देना पड़े, बट ये भी कंडीशन सप्लाई है। आपका ज्वेलर पहले गोल्ड को मेल्ट करके देखेगा, प्योरिटी टेस्ट करेगा, मान लो मेल्ट करने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई तो वो चार्ज कर लेगा। वेस्टेज चार्जेस के नाम पे वो हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ चार्ज कर ले, तो ये डिबेटेबल है, बट मोस्ट केसेस में अगर आप भी जागरूक हैं और आप अच्छे ज्वेलर के पास जा रहे हैं तो वो बिना स्प्रेड चार्ज किए आपका पूरा गोल्ड का पैसा रिटर्न कर देगा। उसके बाद डिजिटल गोल्ड मैंने आपको दिखाया ही था ऐप में, 3 से 5% का स्प्रेड है, मैंने 3 लिया है लोअर साइड पे। उसके बाद फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा, इसमें से ये काटने के बाद इतना, इसमें से कुछ नहीं कट रहा तो इतना मिल गया, इसमें से कट रहा है तो इतना, एंड इसमें से जोड़ने के बाद एसजीबी का टोटल अमाउंट आपका 52,000 आएगा। तो देख के ही आपको पता चल रहा है सबसे ज़्यादा पैसा आपको एसजीबी में आया, बट यहाँ पर कैच है, ये वाला पैसा, इस पैसे का आईआरआर जितना आपको दिख रहा है, मतलब इधर से देख के आप जितना भी आइडिया लगाओगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको शुरुआत से ही मिलना चालू हो जाता है, और जितना जल्दी पैसा मिलता है उतना ज़्यादा आईआरआर बनता है, और निपॉन म्यूचुअल फंड आपको इतना पैसा देगा। उसके बाद मैंने निकाला इनके आईआरआर, तो यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा सा शॉक, ये वाला जो है ये है गोल्ड कॉइन का आईआरआर आपको मिलेगा 6.8%, गोल्ड जो ईयरिंग है उसका आईआरआर आपको मिलेगा 2.8%। दैट शुड टेल यू कि अगर आपको ईयरिंग वगैरह लेना है तो पर्पस सिर्फ ज्वेलरी पहनने का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत ही पैथेटिक इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिजिकल गोल्ड जो आपने गोल्ड का टुकड़ा खरीदा था वो है 9.02% पे। डिजिटल गोल्ड ऑब्वियसली उससे कम रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ गया फिजिकल गोल्ड में तो आपका डिजिटल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देगा, बट अगर आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ गया और स्प्रेड भी नहीं देना पड़ा तो उस केस में फिजिकल गोल्ड के रिटर्न्स आपके डिजिटल गोल्ड से ज़्यादा आएंगे, नो डाउट। उसके बाद एसजीबी का आईआरआर आपका दिख रहा है यहाँ पर 11.6%, जिसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे अलग से करी है। एंड देन निपॉन का जो फंड है उसका आईआरआर मैंने निकाल लिया 8.99%। अब मैंने इसके पोस्ट टैक्स रिटर्न भी निकाले, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट।
तो ये जो आपकी कॉस्ट है गोल्ड की, ये गोल्ड की कॉस्ट की मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट निकाली सबसे पहले तो नई डेट पे, मतलब पुरानी डेट पे मैंने ख़रीदा था और आज की डेट पे अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरी जो एक्चुअल गोल्ड की इंडेक्स्ड कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इंडेक्स टेबल आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे तो आपको इंडेक्सेशन वैल्यूज़ मिलती है। ये वैल्यू डिवाइडेड बाय इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ईयर, ऐसा कैलकुलेट करके आप ये कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सेल प्राइस निकाला। सेल प्राइस कौन सा रखूँगा मैं? सेल प्राइस मैंने ये रखा है। ये क्यों रखा है? क्योंकि अगर मेरे को गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में से कुछ मेकिंग चार्ज या एग्जिट लोड देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये मेरा प्रॉफिट में तो कैलकुलेट नहीं होगा। मेरा प्रॉफिट ये है, सॉरी मेरा जो फाइनल मेचोरिटी अमाउंट है वो ये है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ सीए, मे बी इसको इंक्लूड करना चाहिए था, बट अगर इंक्लूड करेंगे भी तो सब में इंक्लूड होगा और रिटर्न्स फिर तब भी जो इनकी रैंकिंग है रिटर्न्स की वो चेंज नहीं होगी। तो मैंने सेल प्राइस निकाला, उसके बाद मैंने कैपिटल गेन निकाला सबका, एंड उस कैपिटल गेन पे मैंने 20% के हिसाब से टैक्स निकाल लिया। और यहाँ पे हमेशा मैंने टैक्स फ्री लिखा है क्योंकि एसजीबी में कोई टैक्स लगेगा नहीं। और टैक्स निकालने के बाद मैंने इसके पोस्ट टैक्स रिटर्न निकाले, तो आपका जो गोल्ड कॉइन है उसका 5.7% का XIRR बनेगा, आपका गोल्ड का इयरिंग है उसका 1.7 बनेगा जो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, आपका जो फिजिकल गोल्ड है जो गोल्ड का पीस है उसका 7.7, डिजिटल गोल्ड का 7.1, एसजीबी वहीं का वहीं है 11.6, एंड आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 7.8। तो ये आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सकता है फिजिकल गोल्ड वाला पॉइंट, बट इसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्योरिटी और क्वांटिटी वो सब चेक होने के बाद आपको ये मिलेगा। बट अगर मैं रैंकिंग दूं तो सबसे बेस्ट तो है एसजीबी, उसके बाद सेकंड बेस्ट है म्यूचुअल फंड, क्योंकि इधर प्योरिटी और ये सब का आपको झंझट नहीं रहेगा और आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये रिटर्न आपको मिल जाएगा, बट शायद आप ये डेफिनेटली खरीदते वक्त नहीं कह पाओगे कि बेचते समय मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा गोल्ड के पीस के केस में। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो गोल्ड का XIRR ड्यूरिंग द सेम पीरियड रहा है 9.7%। अगर गोल्ड अकेला, मतलब गोल्ड बुलियन का प्राइस ही 9.7% से ग्रो हुआ है, तो आपके सामने सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो गोल्ड का ही इन्वेस्टमेंट है जो गोल्ड के एक्चुअल रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, जस्ट बिकॉज उसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है एंड जस्ट बिकॉज उसमें आपको एक्स्ट्रा 2.5 का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और ये जो 2% का डिफरेंस है ये ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस बना के देगा आपको आपकी वेल्थ में। तो इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्लियरली। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के जब 6 तरीके हैं तो उसमें से बेस्ट क्या है ये आपको समझ आए, सेकंड बेस्ट क्या है वो भी आपको समझ आए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एसजीबी ले सकते हैं या तो डायरेक्ट इशू में या अपने डीमैट अकाउंट को यूज़ करके। अगर एसजीबी का कोई इशू नहीं मिल रहा है, डीमैट अकाउंट से भी नहीं मिल रहा है और गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, तो आप सेकंड बेस्ट जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको अब रैंकिंग पता है कि कौन सा ऑप्शन किससे ज़्यादा बेटर है।